स्वागत। आज का डीप डाइव है गति पर यानी मोशन। हम रोज देखते हैं चीजें हिलती हैं, चलती हैं, पक्षी, गाड़ियां। अरे हमारे अंदर खून भी तो बह रहा है। बिल्कुल। पर ये गति असल में है क्या? आज हम इसी को खंगालेंगे कुछ फिजिक्स टेक्स्ट बुक के हिस्सों से। हाँ, हमारा मिशन है गति के जो बेसिक सिद्धांत हैं उन्हें समझना। कि कोई चीज कब गति में है, इसे नापते कैसे हैं, और इसके अलग अलग टाइप्स क्या हैं। और शुरुआत में एक मजेदार बात है। सोचिए, बस में बैठे हैं, बाहर पेड़ पीछे जाते लगते हैं, पर साथ वाला यात्री वो तो स्थिर लगता है। ये क्या चक्कर है? हाँ, यहीं से शुरू होती है गति की रिलेटिविटी, मतलब सापेक्षता। कोई चीज चल रही है या नहीं, ये निर्भर करता है कि आप कहाँ से देख रहे हैं। मतलब देखने वाले पर। हाँ, और आपके निर्देश बिंदु पर, रेफरेंस पॉइंट कहते हैं इसे। बस के अंदर आपके लिए दूसरा यात्री स्थिर है, पर सड़क पर खड़े आदमी के लिए उसके लिए तो बस भी चल रही है और हम भी, और पेड़ स्थिर है। बिल्कुल। जैसे स्रोत में स्कूल का उदाहरण है, रेलवे स्टेशन के हिसाब से उसकी लोकेशन बताते हैं। तो स्टेशन हुआ निर्देश बिंदु। अच्छा, तो बिना रेफरेंस पॉइंट के गति की बात अधूरी है। ठीक है, अब एक और जोड़ी है जो कंफ्यूज करती है। दूरी और विस्थापन, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, सुनने में तो एक जैसे हैं। लगते हैं, पर फिजिक्स में इनमें काफी बड़ा अंतर है। देखिए, दूरी होती है आपने कुल कितना रास्ता तय किया, चाहे कहीं भी घूमे हो। हाँ, गाड़ी का ओडोमीटर यही नापता है। लेकिन विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट वो आपकी शुरू की और आखिर की पोजीशन के बीच की सबसे छोटी सीधी दूरी है। सीधी दूरी। और इसमें दिशा भी मायने रखती है। अच्छा, वो स्रोत वाला उदाहरण ले, ओ से ए तक 60 किलोमीटर। हाँ, तो ओ से ए गए तो दूरी 60 किलोमीटर हुई, और विस्थापन भी 60 किलोमीटर हुआ, मान लीजिए पूरब दिशा में। ठीक है, पर अगर ओ से ए जाकर वापस सी तक आ गए जो 25 किलोमीटर पर है, तो दूरी कितनी हुई? पहले 60 किलोमीटर गए, फिर ए से सी मतलब 35 किलोमीटर वापस आए, तो 60 + 35 = 95 किलोमीटर। ये हुई दूरी। 95 किलोमीटर। और विस्थापन शुरू ओ से किया 0 किलोमीटर पर, रुके सी 25 किलोमीटर पर, तो बस 25 किलोमीटर। एकदम सही, सिर्फ 25 किलोमीटर पूरब में। और सोचिए, अगर ओ से ए जाकर वापस ओ पर ही आ जाए तो दूरी हो गई 60 जाना 60 आना, 120 किलोमीटर। पर विस्थापन? विस्थापन 0, 0, क्योंकि आप वहीं लौट आए जहां से चले थे। अरे वाह, ये तो बहुत जरूरी फर्क है। दूरी कभी 0 नहीं होगी अगर चले हैं, पर विस्थापन हो सकता है। बिल्कुल। ठीक है, ये क्लियर हुआ। अब गति के प्रकार, आपने कहा था एक समान और असमान गति, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। जी, एक समान गति मतलब बिल्कुल फिक्स्ड स्पीड से चलना, मतलब बराबर टाइम में बराबर दूरी तय करना। अच्छा। स्रोत की टेबल में वस्तु ए ऐसा कर रही है, हर घंटे बराबर किलोमीटर। पर असल जिंदगी में मुश्किल है ना? जैसे भीड़ वाली सड़क पर कार। वो है असमान गति का बढ़िया उदाहरण। कभी तेज, कभी धीरे, कभी ब्रेक, मतलब बराबर टाइम में अलग अलग दूरी तय करना। वस्तु भी टेबल में वही दिखा रही है। हाँ, और यहीं से बात आती है चाल और वेग की, स्पीड और वेलोसिटी। कुल दूरी बटे कुल समय, मीटर प्रति सेकंड, ms, इसका SI मात्रक है। ये बस रफ्तार बताती है। और वेग, वेलोसिटी? वेग में रफ्तार के साथ साथ दिशा भी होती है, डायरेक्शन। अगर हम कहें 60 kmph उत्तर दिशा में, तो वो वेग बन गया। अच्छा, दिशा जुड़ गई तो वेग। तो जो उषा तैराक वाला उदाहरण 8.3 है स्रोत में, वो बड़ा दिलचस्प है। हाँ, बताइए। वो 90 मीटर लंबे तालाब में एक एंड से दूसरे तक जाती है और वापस आती है 1 मिनट में। तो कुल दूरी हो गई 180 मीटर 60 सेकंड में। ठीक, तो उसकी औसत चाल क्या हुई? एवरेज स्पीड 180 मीटर 60 सेकंड। ये हुआ 3 ms। सही है। अब सोचिए उसका औसत वेग क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी। इसके लिए हमें क्या चाहिए? वेग के लिए विस्थापन चाहिए। अरे, वो तो वापस वहीं आ गई जहां से शुरू किया था। तो विस्थापन कितना हुआ? 0। 0। तो औसत वेग भी 0 हुआ। 0 ms। बिल्कुल। देखिए, औसत चाल 3 ms है, पर औसत वेग 0 है। कमाल है, ये फर्क समझना बहुत जरूरी है ना? हाँ। अच्छा, अब सोचिए, जब वेग बदल रहा हो, जैसे गाड़ी की स्पीड बढ़ाना या ब्रेक लगाना। हाँ, एक्सीलरेटर दबाते हैं तो स्पीड बढ़ती है, ब्रेक लगाते हैं तो कम होती है। इसी बदलाव को, मतलब वेग में बदलाव की दर को, हम कहते हैं त्वरण,
एक्सेलरेशन। त्वरण, अच्छा। जब वेग बढ़ता है तो त्वरण पॉजिटिव होता है, जब वेग घटता है जैसे ब्रेक लगाने पर तो त्वरण नेगेटिव होता है। इसे मंदन या रिटार्डेशन भी कहते हैं। और इसका मात्रक है ms²। जी हाँ, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। स्रोत में राहुल की साइकिल वाला उदाहरण 8.4 इसी को दिखाता है। और त्वरण भी एक समान या असमान हो सकता है, जैसे अगर कोई चीज गिर रही हो, हवा ना हो तो। हाँ, मुक्त रूप से गिरती वस्तु का त्वरण लगभग एक समान होता है, गुरुत्वीय त्वरण। और अगर त्वरण बदल रहा है तो वो असमान त्वरण हुआ। ठीक है, तो हमने गति, निर्देश बिंदु, दूरी, विस्थापन, चाल वेग और त्वरण समझ लिया। स्रोत में ग्राफ की भी बात है, डिस्टेंस टाइम और वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वो कैसे मदद करते हैं? ग्राफ एक तरह से गति की तस्वीर दिखाते हैं। देखिए, दूरी समय ग्राफ में अगर सीधी रेखा है, फिगर 8.3, तो मतलब चाल एक समान है। फिक्स्ड स्पीड। और अगर रेखा टेढ़ी मेढ़ी है, फिगर 8.4, तो मतलब चाल बदल रही है, असमान गति। रेखा का ढलान, स्लोप, हमें चाल बताता है। अच्छा। और वेग समय ग्राफ? वेग समय ग्राफ में अगर रेखा फ्लैट है, समय अक्ष के पैरेलल, फिगर 8.5, तो मतलब वेग कांस्टेंट है, त्वरण 0 है। और अगर रेखा सीधी है पर तिरछी है, फिगर 8.6, तो मतलब वेग एक समान दर से बदल रहा है, यानी एक समान त्वरण। और मजे की बात, इस ग्राफ के नीचे का जो एरिया होता है वो विस्थापन बताता है। अरे वाह, ये तो बहुत काम की चीज है। हाँ, और अगर त्वरण असमान है तो ग्राफ की शेप बदलती रहती है, फिगर 8.7। ये ग्राफ्स गति को विजुअलाइज करने में बहुत मदद करते हैं। तो संक्षेप में, गति सापेक्ष है, निर्देश बिंदु चाहिए, दूरी और विस्थापन अलग हैं, चाल में सिर्फ रफ्तार, वेग में रफ्तार और दिशा दोनों, त्वरण वेग में बदलाव है, और ग्राफ इन सबको दिखाते हैं। बिल्कुल सही। और अंत में एक सोचने वाली बात छोड़ जाते हैं। स्रोत में अनियंत्रित गति का जिक्र है, बाढ़, तूफान, और नियंत्रित गति का भी, जैसे बांध से बिजली बनाना। हाँ। तो ये सोचना दिलचस्प है कि गति के ये जो सरल से सिद्धांत हमने आज समझे, ये कैसे हमें प्रकृति की इन ताकतों को बेहतर समझने में मदद करते हैं, कभी उनसे बचने में तो कभी उनका सही इस्तेमाल करने में।